बीच में नीतीश कुमार जी को अचानक सपना आने लगा कि हमको अब प्रधानमंत्री बनना है। तो पहला सपना आया 2013 में, तो विरोध करके गए, अकेले लड़ गए। क्या हासिल हुआ जानते हैं? फिर सपना ही नया इधर जग गया। और जगह तो क्या किए कि भाजपा को छोड़ के चले गए आरजेडी के साथ और महागठबंधन। अब बिनबिना के भाग आए, तब आरजेडी वाला से ऑलरेडी इनका लफड़ा शूटिंग चल रहा है अंदरे अंदरे। अब इनको लगा कि इधर आरजेडी अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो संबंध तो भाजपा वाला से होना ना चाहिए। अभी भाजपा वाला को खुश कर दिए। अब क्या हुआ कि उधर भाजपा वाला को खुश करके आए, इधर आरजेडी वाला चाँप चढ़ा कि भाई आप ही क्या कर रहे हैं, मेरे साथ रह के मेरा ही कबर खोद रहे हैं। आज पिट्ठी पर हाथ सहरा करके बोलते हैं या तो मेरा यही बारिश है। जनता के बीच जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी का क्रेडिबिलिटी नहीं रहा। जनता अब उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार तेजस्वी यादव पर उनका जो प्रेम उमड़ा है वो सुर्खियों में है। सवाल उठने लगे कि क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता दिया है। लालू यादव के सियासी वारिस तेजस्वी यादव अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सब कुछ हो गए हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गजपा नेता दीनबंधु क्रांतिकारी हैं। नीतीश कुमार जो चर्चा में इसलिए थे कि उन्होंने राष्ट्रपति की मौजूदगी में मोतिहारी में एक बयान दे दिया मंच से भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए कि आप लोगों से तो जीवन भर का जो है संबंध है वो संबंध कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, हम तमाम उम्र आपकी इज्जत करते रहेंगे। इसको लेकर जो है बहुत सारी बातें कही गई, लिखी गई और इस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे थे। इसीलिए मीडिया को जब जवाब आज दे रहे थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ फिराते हुए कह दिया कि अब तो हम लोग साथ हैं, यही बचवा हमारा जो है अब सब कुछ है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपको तब से समझना पड़ेगा जब से नीतीश जी सत्ता में आए, जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने 2005 से। नीतीश कुमार जी जैसा चालाक चतुर राजनेता आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, या कहिए तो चालबाज भी आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। कैसे? जो व्यक्ति और उनकी पार्टी बिहार में कभी पूर्ण बहुमत में नहीं रही, फिर भी वो पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो पार्टी और जो व्यक्ति कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं रहा, अगर अब आप ऐसे समझिए कि जब उनके पास 110 प्लस सीट भी था तब भी मुख्यमंत्री थे, और आज 40 सीट है तब भी वो मुख्यमंत्री है। जब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी तब भी वो मुख्यमंत्री थे। आज बिहार की जो टॉप पार्टियां हैं उसमें सबसे कम सीट है तो भी वो मुख्यमंत्री है। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि बीच में क्या हुआ कि बीच में नीतीश कुमार जी को अचानक सपना आने लगा कि हमको अब प्रधानमंत्री बनना है। पहला सपना 2013 में, ठीक है, तो पहला सपना आया 2013 में, तो विरोध करके गए, अकेले लड़ गए। क्या हासिल हुआ जानते हैं? फिर सपना ही नया इधर जग गया। और जगह तो क्या किए कि भाजपा को छोड़ के चले गए आरजेडी के साथ और महागठबंधन में। अब उधर जाने के बाद ये लगा कि अब तो हमारा कहानी ख़त्म है, जनता में जो मेरी क्रेडिबिलिटी है अब उसी पे सवाल उठ रहा है कि पलटू ही कब किधर पलट जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। बात समझ रहे हैं? बस मतलब ये हो गया, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता ये रह गई है कि सिर्फ अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मुलाकात की तस्वीर आती है और उसके बाद ही चर्चा तेज होती है कि क्या 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या कोई बड़ा खेल बिहार में होगा? मैं वही बता रहा हूँ। 2013 में वो पलटी मारे तो चले गए कहाँ? महागठबंधन के साथ। 15 में 7 चुनाव लड़े, सरकार भी बनाए, फिर लगा कि वहाँ हमारा एडजस्टमेंट ठीक नहीं हो रहा है, भाग के चले आए भाजपा में। भाजपा के साथ चुनाव लड़े 2020 का। अब इनको सपना आ गया प्रधानमंत्री का, छोड़ के चले गए फिर महागठबंधन में। अब क्या हो रहा है कि ये महागठबंधन में चले तो गए, इनको मन था कि हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, इनको इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं माना। फिर इनका मन क्या था कि हमको इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर मतलब मेन अध्यक्ष बनाया जाए। इनको वो भी नहीं बनाया गया, ये बिन बिना के भाग आए।
मेरी बात को समझिएगा। अब बिनबिना के भाग आए तब आरजेडी वाला से ऑलरेडी इनका लफड़ा शूटिंग चल रहा है अंदरे अंदरे। अब इनको लगा कि इधर आरजेडी अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो संबंध तो भाजपा वाला से होना ना चाहिए। अभी भाजपा वाला को खुश कर दिए उस दिन कि भाई आपके साथ हम आजीवन संबंध रखेंगे। अब क्या हुआ कि उधर भाजपा वाला को खुश करके आए, इधर आरजेडी वाला चाँप चढ़ा दिया कि भाई आप ही क्या कर रहे हैं, मेरे साथ रह के मेरा ही कबर खोद रहे हैं। तो आज पिट्ठी पर हाथ सहरा करके बोलते हैं कि अब तो मेरा यही बारिश है अगला। इसके पीछे एक और कारण है। जनता के बीच जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी का क्रेडिबिलिटी नहीं रहा। जनता अब उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि ये आदमी कब क्या बोलेंगे। किसी समय में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी इनके लिए क्या हो जाते हैं, सबसे बड़े घोटालेबाज, जंगल राज। और आप समझिए इनका सत्ता किसके खिलाफ आया, लालू जी के खिलाफ आया इनका सत्ता, और आज उसी के साथ गोद में बैठ के खेल रहे हैं। मेरी बात समझ, सेम टू सेम पलटी मारना भतीजा को भी। तो फिर कभी क्या कहते हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ये भाजपा में भी चले। तो जनता समझ गई है कि इनका अब कोई मतलब नहीं है। बिहार में दो ही पार्टी है, या तो एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ भाजपा है, तीसरा जो भी है वो पिछलकवा है। इसीलिए अभी अपने आप को बायले, अभी तो कि प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, कोऑर्डिनेटर बनने से भी रहे। तो अब देख रहे हैं कम से कम जब तक जीवित है तब तक मुख्यमंत्री तो बन के रहे। यही मामला है। नीतीश कुमार की इस चाल को आपने डिकोड कर दिया कि क्यों तेजस्वी यादव की वो इस वक्त जो है पीठ थपथपा रहे हैं और अपना बच्चा बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है ना कि इस वक्त जो महागठबंधन की सरकार चल रही, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। और महागठबंधन जो स्वरूप था इससे पहले, पिछले जो चुनाव की अगर बात कर ले, 2020 के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जो महागठबंधन का स्वरूप था उसमें जदयू नहीं थी, और उसमें लीड करते हुए तेजस्वी यादव के चेहरे पे वो चुनाव लड़ा गया था महागठबंधन की तरफ से। और तेजस्वी यादव ने जो बीजेपी और जेडीयू की जो सबसे बड़ी सेना थी, महासेना भाजपा की, जो है केंद्र से नेता आए और बिहार में इतने बड़े बड़े नेताओं के, शूरमाओं के जो है भाषण हुए, इतने बड़े बड़े रैली हुए, सबको धराशायी करते हुए तेजस्वी यादव सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए थे। मात्र 12-15 हज़ार वोटों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन के बीच में, और सरकार जो एनडीए की बनती है। लेकिन 2 सालों के भीतर बिहार में सत्ता हस्तांतरण का खेल हो जाता है, और अगस्त 2022 में नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार देते हैं। भतीजे के साथ दूसरी जुगलबंदी वाली ये सरकार चल रही है। और तब से जब जो है मोदी की सत्ता, जो एक एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो जो एब्सोल्यूट पावर मेजोरिटी वाली प्रचंड बहुमत, जो ट्विटर वाले जो भाजपा नेताओं के जो ट्विटर पे पोस्ट होते हैं उसमें प्रचंड बहुमत और प्रचंड हर काम हो रहा है भाजपा की जब से सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में। तो प्रचंड बहुमत वाली जो सरकार मोदी जी के चल रही है, उसको 300 के बाद अब 400 ले जाने की बातें जो करते हैं बीजेपी के नेता, चुनौती देने के लिए पहला जो कहीं ना कहीं दांव चला गया वो बिहार से चला गया। चाचा और भतीजा ने बिहार में सत्ता से बेदखल किया भाजपा को, और इसके बाद विपक्षी एकता के सूत्रधार जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है वो बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि अब किनारे कर दिए गए हैं। इंडिया गठबंधन जब बन गया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको हाईजैक कर लिया है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाए देश भर में, एक मतलब नेशनल लेवल की पार्टी के तौर पर देखें तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है। और राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की है पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में, तो वो बनता भी है कि चलो कांग्रेस जो है वो लीड करे अगले चुनाव में, कहीं ना कहीं जो है सामने से जो है लड़ाई लड़े मोदी के खिलाफ। एक बात आप समझिए, सबसे पहला क्या है कि जनता को हर बार ठगा गया है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जनता 2015 में वोट महागठबंधन को दिया, नीतीश कुमार जी उसको आप समझिए कि पलटी करके वो भाजपा के साथ चले गए। तो ठगाया कौन? जनता। 2020 के चुनाव में जनता ने एनडीए को वोट किया। मेरी बात को समझिएगा। नीतीश कुमार जी क्या किए? पलटी मार के किसके साथ आ गए? महागठबंधन के साथ। 2 साल बाद फिर से जनादेश का अपमान। समझिएगा, अपमान किसका हो रहा है? जनादेश का अपमान हो रहा है, जनता का अपमान हो रहा है। अब बात यह है कि आप इसको इस तरह से समझिए, जब से जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की सरकार बनी है, आप देख लीजिए सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा है।
सबसे पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें कानून मंत्री किन्हें बनाया गया? कुमार कार्तिकेय मास्टर कार्तिकेय जी को। कितना दिन वो मंत्री रह पाए और इमीडिएट जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, इन्हीं के पार्टी के एक शिक्षा मंत्री बनते हैं। क्या होता है, तुरंत विवाद होता है, उसको हटाया जाता है। उसके बाद एक किसान एक आपको कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं। क्यों? किसानों के हित में। अंत में उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और राजद के सुनील कुमार सिंह, मैं वही बता रहा हूँ। अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का कितना नौटंकी चला, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के ही सुनील सिंह हैं, बिस्कोमान वाले, किस तरह से नीतीश जी को टारगेट। तो आप समझिए यहाँ आपस में ही रस्साकसी है। बात समझ रहे हैं? यहाँ आपस में ही रस्साकसी चल रहा है, तो बहुत कुछ ठीक नहीं है। दूसरा, आप बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी 300 नहीं चाह, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो भारत से लोकतंत्र ही समाप्त हो जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन लोगों का बात चले तो कल ही संविधान में संशोधन करा करके भारत को जो है वो चीन की तरह जो है एकदम एक पक्षीय कानून बना देंगे और कहेंगे एक ही आदमी अब मोदी जी हैं। अब मोदी जी का मुंह कान बड़ा निम्न है, जब तक ये जितना रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। अब आप समझिए कि भारत के संविधान के हिसाब से यह राइट है कि कोई भी आदमी एक समूह बना करके पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और वो चुनाव लड़ सकता है, लोकतंत्र में हिस्सेदारी ले सकता है, भागीदारी ले सकता है। आप समझिए, जो पार्टी कहती हो कि हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पास 300 से ज़्यादा सांसद है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के बोलते हैं कि सारे क्षेत्रीय दलों को हम समाप्त कर देंगे। आप ये क्या कहना चाहते हैं? आप ये क्या करना चाहते हैं? और एक बात और, परिवारवाद का आरोप, मैं वही बता रहा हूँ। और एक बात और, देखिए, परिवारवाद का जो आरोप है वो तो हो गया कि अंधे को जो है आप आईना दिखा रहे हैं। परिवारवाद का परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है। बात समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अब आप सोचिए, उनके साथ जो सहयोगी दल है उसको समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास साथ जो सहयोगी, उनको समझ में नहीं कर रहा है। एक तरफ की क्षेत्रीय दल को समाप्त कर देंगे, वो हुले कर रहा है ओकरा साथे। और परिवारवाद की बात करते हैं, जीतन राम, बिहार हम छोड़ दीजिए हिंदुस्तान, जीतन राम मांझी जी का जो पार्टी है, जीतन राम मांझी किस चीज़ के राजनीतिक दल है उनका? एक जातिवादी राजनीतिक दल है ना। और जीतन राम मांझी उस पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? उनका बेटा। अब हमको बात बताइए, लोजपा जो है, जो 2 भागों में बट गया, लोजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? एगो चच्चा, एगो भतीजा। एक तरफ पारस एक पार्टी का, दूसरे उनके बेटा है। ये परिवारवादी नहीं है। और लोजपा किस जाति को रिप्रेजेंट करता है? पासवान जाति को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात को उपेंद्र कुशवाहा आज से कई बार पहले पार्टी बना चुके हैं और जय बेर बना है तय बेर राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहे हैं। किस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं? तो खुलेआम कहते हैं कि हम कुशवाहा को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात को आप समझिएगा। और आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, अनुप्रिया पटेल किस जाति को रिप्रेजेंट करती है? और उनके पिताजी के बाद वही कौन? परिवारवाद नहीं है। संजय निषाद, जो निषाद पार्टी कोई वहाँ है, वो किस जाति को रिप्रेजेंट करता है? क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा के साथ आ गई, वो उसमें परिवारवाद नहीं। आप सीधा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है, आप उसमें घुसाइए, सब एकदम ईमानदार होकर निकलता है। अरे भाई, इतना शर्मिंदगी की बात है कि एक तरफ प्रधानमंत्री 1 महीना पहले भाषण दे के आते हैं, 5 दिन पहले भाषण देते हैं कि एनसीपी का सारा नेता भ्रष्ट है, और 1 सप्ताह के बाद वो सारा भ्रष्ट वॉशिंग मशीन में घुस करके एकदम साफ सफाई होकर के अजीत पवार जो है निकल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ले तो बड़ा बढ़िया आदमी हो जाते हैं। तो आप समझिए। और दिक्कत ये भी न है, देखिए, दिक्कत ये भी है कि जो हमारा भारतीय मीडिया है, जो टीवी पर हम देखते दिखाया जाता है वही नहीं देखेंगे जी। वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है
कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। मेरी बात को समझिएगा। अब वही कांग्रेस वाला भारतीय जनता पार्टी में आके ज्वाइन कर लेता है, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो घोटालेबाज, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मेरी बात को समझिएगा, या फिर वो शुभेंदु अधिकारी हो, ये सब ठीक है, आ गया तो सब ठीक है, गठबंधन कर लिया सब। आज राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए तो हम कह रहे हैं कि समाजवाद के उससे बड़े पुरोधा कोई हो ही नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये परिभाषा है, तो उसका तो बातें मत करिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ लोगों को ठगा जाए। अब देखिए वो नया अभी शगुफा आया जातिगत जनगणना का। एक पॉइंट मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, 1,22,000 समथिंग लोगों को पास आउट किया गया, और जातिगत जनगणना करा करके यह कहा गया कि इन जातियों की इतनी संख्या है, अब इसके हिसाब से हम बनाएंगे नियम कानून और इनको अधिकार देंगे। इस और एक तरफ तेजस्वी जी भी एक बात कहते कि हम 10 लाख नौकरी देंगे बिहार में, नीतीश जी भी कहते हैं। हम कह रहे हैं कि दे रहे हैं आप, 1,22,000 अभी पास आउट हुआ है। जरा ये भी तो कोई आंकड़ा बता दे कि 1,22,000 में बिहारी कितना है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आप एक तरफ जातिगत जनगणना करा करके बिहारियों को हक देना चाहते हैं, बड़ी बात को, और आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षक बहाली को आप ओपन फोरम में कर दिए, यूपी, झारखंड, आप समझिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोग नीति जो हटा दिए। नतीजा क्या हुआ? 14% अगर बिहार में यादवों की संख्या है तो समझिए कि अगर 1,22,000 में अगर मान लेते हैं हम 10,000 आदमी होगा, 1,100 आदमी होगा बाहर का, तो 14 को नौकरी तो यादव का खा गए ना जी, 17 को नौकरी आप खा गए ना मुसलमान का, बाहरी लोग जो घुस गया है आपका बिहार। अच्छा एक बात बताइए, बिहार से बाहर जो ट्रक भर के जो मजदूर जाता है और जो मार खाते रहता है, जलील होते रहता है, तो नौकरी करने वाला जो है उससे जाके पूछिएगा कि कौन जात हैं, तो मालूम चलेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ा हैं। बात समझ रहे हैं? जो बेरोजगारी के कारण दूसरे राज्यों में धक्के खा रहे हैं मजदूर बन के, और ये लोग कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना से विकास करेंगे। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, एक तो बीपीएससी का बात बता ही दी है आपको कि आप बिहारियों का नौकरी कैसे खा रहे हैं। दूसरा नंबर बात, एक बात और बता देना चाहते हैं, पिछले कई वर्षों से इनकी सरकार है। 1990 से लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी और नीतीश कुमार, यही तीनों आदमी मुख्यमंत्री रहे। बीच में कुछ दिन के लिए जीतन राम मांझी थे। बात समझ रहे हैं? किनकी सरकार है? 90 से भी कितना वर्ष हो गया? 23 वर्ष इधर और 10 वर्ष उधर, 33 साल हो गया। मेरा उम्र 29 साल है और 29 साल में हम ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। आप समझिए 33 साल में ये कहेंगे ना कि भाई जो बाहर लोग हैं उनको संसाधन पे हक नहीं, उनको पैसा नहीं है कि वो पढ़ पाएँ, वो अपने आप को मजबूत कर पाएँ। हम कह रहे 33 साल में आप बिहारी को पढ़ाए काहे नहीं भाई? आप सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक काहे नहीं किए? अगर आप एक एक दलित को, आदिवासी को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल बना दिए होते तो वो अपना अधिकार खींच के ले आया रहता। तो आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ना आप पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल बनाएं, ना आप रोजगार के लिए कल कारखाना लगाएं। बात समझ रहे हैं? आप कुछ किए नहीं तो आपके पास कोई शगुफा नहीं है, तो एगो नया नया नौटंकी ले आते हैं बीच में। यही बात है। कुल मिलाकर के बिहार की जनता को ही सिर्फ ठगा जा रहा है, चाहे वो भाजपा वाला ठगे। अब मेरी बात, भाजपा भी विपक्ष में है। किसी भाजपा वाले के मुंह से आपने सुना है कि जो डेमिसाइल नीति में बदलाव किया गया उसका विरोध होना चाहिए? किसी भाजपा वाले के मुंह से आप सुन रहे हैं कि बिहार में जितना चीनी मिल बंद है उसको चालू करना चाहिए? सुने हैं आप? किसी भाजपा वाले के मुंह से सुन रहे हैं कि देश के दूसरे राज्यों में कृषि बीमा योजना जो है वो लागू है, बिहार में लागू नहीं है, वो लागू होना चाहिए? ये किसी भाजपा वाले के मुंह से आप सुनते हैं?
बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति बद से बदतर है। किसी भाजपा वाले के मुंह से सुनते हैं इसका स्थिति में सुधार होना चाहिए? सुनते हैं? नहीं। क्या है, सब तक काम चोरे बैठा हुआ है। आखिर में आपकी पार्टी जो पेंशनधारियों के लिए जो संघर्ष कर रही थी वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, हम लोग सबसे पहला आंदोलन मुजफ्फरपुर में किए 21 जून को। उसके बाद हम लोग शिवहर में किए थे अगस्त में। सितंबर में हम लोग सीतामढ़ी में किए, जहाँ पर अप्रत्याशित भीड़ लगभग 30 से 40 हज़ार की संख्या में लोग जुट गए थे। तो हम लोग के ऊपर केस मुकदमा भी कर दिया गया और बीच में अभी फेस्टिवल भी है। अभी हम लोग इस तैयारी में है, 3 जिला में हमारा प्रोग्राम हुआ है। हम लोग इस तैयारी में है कि अगली चढ़ाई जो है वो मोतिहारी वैशाली के साथ पटना करेंगे। सीतामढ़ी में हुआ है। अब मुकदमा भी कैसे हुआ, क्या हुआ, उस सब लोग जानते ही हैं कि हमको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है बिहार में। मतलब लोग भीड़ देख के पागल हो गए कि इतनी भीड़ कैसे आ जाती है इनके कार्यक्रम में। मतलब क्या जो समाजवादियों की सरकार जो है बिहार में, कहते हैं कि बिहार में समाजवादी सरकार है, और ये जो समाजवादी लोग जिस वक्त सत्ता में है, इनकी पहचान तो धरने आंदोलन इन्हीं से तो बनती है ना, और इनका इतिहास है ना जेपी के आंदोलन। आप एक बात समझिए, समाजवाद कहाँ से निकला है? वो कहीं ना कहीं गांधीवाद से ही निकला है। और समाजवाद की नींव डॉक्टर लोहिया ने समता मूलक समाज की स्थापना, जात पात का बंधन तोड़ना और भारत के हर वर्ग, हर समुदाय को बराबरी का हक देने के लिए किया था। मेरी बात को आप समझिएगा। उसको आगे बढ़ाया कर्पूरी ठाकुर जी ने, उसको आगे बढ़ाया बिहार के आज जिनका जयंती है श्री बाबू ने। लेकिन अभी समाजवाद का परिभाषा हो गया परिवारवाद। चाहे आप यूपी में जो समाजवादी पार्टी का हाल देख लीजिए या बिहार की जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं उनकी हाल देख लीजिए। मुझे एक सवाल जो है वो जहन में आ रहा है कि नीतीश कुमार पर चाहे ढुलमुल रवैया अपनाने के, पलटी मार जाने के आरोप लगे हों, लेकिन एक चीज़ जो उनकी राजनीति को लेकर जो है सब लोगों ने सराहना की कि उन पर परिवारवाद का आरोप नहीं रहा है। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को, बेटों को भी सियासत में आगे नहीं बढ़ाया, राजनीति में आगे नहीं लाया। लेकिन अब जब वो लालू यादव के बेटे को मैं वही बोल रहा हूँ आपको, आगे बढ़ा रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार जी बेशक तौर पे अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने परिवार को आगे नहीं रखा, ये सराहनीय है। और मैं कह रहा हूँ कि वो अपने पूरे जीवन काल में जितना काम किए होंगे, इस सब काम फिर जो है तेजस्वी जी के पीठ पर हाथ रख करके सब पर पानी फेर लिए। अपना वारिस बताना का क्या मतलब हुआ? आप भी तो उसी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ना। मेरी बात को समझिए, इतने आप परिवारवाद को तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो आप जो बोले, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन पर रह के संघर्ष करते हैं, और हमने उस वर्ग की आवाज़ को आवाज़ दिया है जिनकी बात कोई नहीं करता है। और हमारा आधार है, स्ट्रांग आधार है कि जब देश के दूसरे राज्यों में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं तो विधायक मंत्री को अगर लाखों में पेंशन और भत्ता मिल सकता है तो एक गरीब, बेबस, लाचार, वृद्ध, विधवा, विकलांगों को क्यों नहीं मिल सकता है? इनको मात्र 400 रुपये मिलता है बिहार। और आप समझिए ना, मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम किए, इतनी भीड़ जुटी, आज तक समरनालय परिसर में उतना भीड़ कोई पार्टी नहीं जुटाया होगा। शिवहर में भीड़ जुटा, आंख फट गया लोगों का। सीतामढ़ी में तो समझिए कि रिकॉर्ड हो गया। उतनी भीड़ आपको नरेंद्र मोदी रैली करेंगे तैयो आएगा कि नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है। यही बात लोगों को नहीं खल रहा है। वो सारे अपना हक मांगने वाले लोग, बस हम उनकी आवाज़ को आवाज़ दे रहे हैं, वो हमारे साथ हैं और हम लोग बड़ी मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक बिहार में 2500 रुपया जारी नहीं हो जाता है। और अगली लड़ाई अब पटना की लड़ाई है, देखिएगा कितना भीड़ जुटता है बिना पैसा का। बहुत शुक्रिया। दीनबंधु क्रांतिकारी गजपा नेता तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही बताया कि पेंशनधारियों के लिए उनकी पार्टी जो अभियान चला रही है वो जल्द ही राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं। इसके पहले मोतिहारी में जो है प्रदर्शन होना है। शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में जो है कार्यक्रम हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन हो चुका है, आंदोलन जो है हो चुका है। पेंशन
बिहार में जो वृद्धा है, विकलांग है, उनको सिर्फ 400 रुपये मिलता है और उसको 2500 रुपये करने की मांग गरीब जनता पार्टी कर रही है। मुजफ्फरपुर से इस अभियान की शुरुआत हुई थी और अब जल्द ही ये मोतिहारी और पटना तक पहुंचेगा। और तेजस्वी यादव को लेकर जो बातचीत हुई है, नीतीश कुमार को लेकर जो बातचीत हुई है, बेहद दिलचस्प बातचीत हुई है। अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।